नमस्कार, मैं हूं प्रिया और स्वागत है आपका कृषि न्यूज में। और आज के क्विज कंपटीशन के सवाल के लिए हमारे साथ आखिरी तक बने रहिए। आइए रुक करते हैं अब हेडलाइंस की ओर। एक देश एक राशन कार्ड योजना बन रही गरीबों के लिए वरदान। एक एक घर में 10-10 गाड़ियां, 100 मीटर भी पैदल नहीं चलते हैं लोग। संसद में भड़के राम गोपाल यादव। सरकारी स्कूलों में विद्युतीकरण के नाम पर करोड़ों का फर्जीवाड़ा, सब इंजीनियर समेत 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। अब किसान के खेत पर पहुंचेंगे एम्बुलेंस, मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला। अगले साल दालों की कीमतों में नियंत्रण की उम्मीद, सरकार ने बनाई ये खास योजना। कृषि जागरण ने प्याज की फसल में खरपतवार प्रबंधन विषय पर वेबिनार का आयोजन किया। भारतीय किसानों ने किया कमाल, गेहूं के रकबे में 3% की वृद्धि, तिलहनी फसल का क्षेत्रफल भी बढ़ा। पूसा ने विकसित की जलवायु स्मार्ट सूखा रोधी चना किस्म पूसा JG16। वायुसेना को मिला आखिरी लड़ाकू विमान राफेल, IAF ने किया जोरदार स्वागत। रसोई एक राज्य में, बेडरूम दूसरे में, देखे 2 राज्यों में बटा भारत का ये घर। रुपए में कमजोरी और FII की बिकवाली के बीच बाजार में लगातार दूसरे हफ्ते दिखी गिरावट। कृषि जागरण ने एग्री इंडिया स्टार्टअप असेंबली एंड अवार्ड 2022 और APAC बिजनेस अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ कृषि समाचार मंच पुरस्कार जीता। पुणे में भारत का सबसे बड़ा कृषि मेला, किसान जाने प्रदर्शनी की खासियत। नेपाल और UAE के लोग खाएंगे यूपी का आलू, इस साल बम्पर फसल होने की उम्मीद से कृषि मंत्री खुश। दिल्ली में प्रदूषण बरकरार, आनंद विहार की एयर क्वालिटी बहुत खराब तो नजफगढ़ की हवा सबसे साफ। अब खबरें विस्तार से। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना प्रवासी मजदूर वर्ग के लिए बनाई गई है, जो अपने घर से किसी और राज्य में काम या फिर अन्य कारणों की वजह से जाते हैं और जिस शहर में वे काम के लिए जाते हैं उस राज्य का उनके पास राशन कार्ड नहीं होता है। इसी वजह से वे सार्वजनिक खाद्य वितरण प्रणाली का लाभ नहीं ले पाते हैं। सरकार ने इसी समस्या को खत्म करने के लिए एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना निकाली है। इस योजना के अंतर्गत प्रवासी मजदूर अपने राज्य के राशन कार्ड से किसी भी शहर में आसानी से राशन प्राप्त कर सकते हैं। इतना ही नहीं, वे देश के किसी भी कोने में अपने राशन कार्ड से उस जगह राशन ले सकते हैं। ऐसे में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने अपने ट्विटर पर एक पोस्टर शेयर किया है, जिसमें कि उन्होंने पिछले 3 साल के सरकार की तरफ से दिए गए वित्त सहायता के आंकड़े साझा किए हैं। साथ ही कैप्शन में लिखा है कि एक देश एक राशन कार्ड योजना बन रही गरीबों के लिए वरदान। मोदी सरकार ने पिछले 3 वित्तीय वर्षों में 46.86 करोड़ रुपए वित्तीय सहायता प्रदान की है। देश में पेट्रोल डीजल के दाम 100 रुपए प्रति लीटर के करीब है। पेट्रोल डीजल की कीमतों पर लगाम लगाने के लिए समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता और राज्यसभा सांसद राम गोपाल यादव ने सरकार को बड़ी सलाह दी है। राम गोपाल यादव ने हाल ही में राज्यसभा में ग्लोबल वार्मिंग पर चर्चा करते समय पेट्रोल और डीजल की खपत पर भी चिंता जताई। सपा सांसद ने सरकार को पेट्रोल की राशनिंग का भी सुझाव दिया। उन्होंने कहा, घर से 100 मीटर दूर जाने के लिए भी गाड़ी का इस्तेमाल किया जा रहा है। जिस तरह सड़कों पर गाड़ियों की लाइन बढ़ती जा रही है, उससे सरकार को पेट्रोल डीजल की खरीद पर एक लिमिट तय कर देनी चाहिए। राज्यसभा में राम गोपाल यादव ने कहा, एक एक घर में 10-10 गाड़ियां खड़ी है, लोग पैदल नहीं चलना चाहते। किसी न किसी सरकार को ये पाबंद लगानी ही पड़ेगी कि इससे ज्यादा पेट्रोल एक दिन में आपको नहीं मिल सकता। सरगुजा जिले के प्राइमरी और मिडिल स्कूलों में विद्युतीकरण के नाम पर करीब 3 करोड़ रुपए के फर्जीवाड़ा करने के मामले में आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। प्राइमरी और मिडिल स्कूलों में विद्युतीकरण के नाम पर करीब 3 करोड़ रुपए के फर्जीवाड़ा के मामले में HL शर्मा सब डिवीजन कार्यालय अंबिकापुर, रीता सेन सब इंजीनियर बलरामपुर, रूपाली सिन्हा सब इंजीनियर लोक निर्माण विभाग यांत्रिका अंबिकापुर, सीमा साहू सब इंजीनियर कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग विद्युतीकरण यांत्रिका उप संभाग कोरबा और ठेकेदार गणपति कंस्ट्रक्शन रायपुर और निशिकांत त्रिपाठी रायपुर के विरुद्ध धारा 409, 420 व 120B के तहत FIR दर्ज किया गया है। खेती किसानी में रासायनिक खाद के अत्यधिक उपयोग से किसान के खेत की मिट्टी का क्षरण हो रहा है, जिसको रोकने के लिए शिवराज सरकार किसान के खेत की मिट्टी का परीक्षण करने के लिए हर गांव के हर खेत में एम्बुलेंस मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला सेवा शुरू करने जा रही है।
इस खेत पहुंच एम्बुलेंस में कृषि वैज्ञानिकों के साथ कृषि अधिकारियों की टीम एम्बुलेंस में मुस्तैद रहेगी, जो किसान के खेत पर पहुंचकर किसान को ऑन स्पॉट ये बताएगी कि आपके खेत की मिट्टी में कितना रासायनिक खाद उपयोग करना है या नहीं करना है। कृषि मंत्री कमल पटेल ने राजधानी भोपाल में आयोजित किसान उत्पादक संगठनों की कार्यशाला को संबोधित करते हुए उपरोक्त जानकारी दी। कृषि मंत्री कमल पटेल ने बताया कि इस व्यवस्था को किसान के खेत तक पहुंचाकर किसान को लाभ देने का सरकार ने निर्णय लिया है। रासायनिक खाद का अत्यधिक उपयोग होने से किसान के खेत की मिट्टी का क्षरण हो रहा है, जिसको अब हम सबको मिलकर रोकना होगा। अगले साल दालों की कीमतें नियंत्रण में रखने के लिए सरकार 2 सूत्रीय योजना पर आगे बढ़ रही है। उपभोक्ता मामले के मंत्रालय ने हाल ही में ही क्षेत्र के दिग्गज संगठनों से इस बारे में बात की है और संकेत दिया कि सरकार घरेलू उत्पादन बढ़ाने और आयात को आसान बनाने पर फोकस कर रही है। वहीं मंत्रालय ने उम्मीद जताई है कि अगले साल सप्लाई की स्थिति और बेहतर हो जाएगी। बैठक के बाद जारी एक बयान में कहा गया है कि सरकार दालों का उत्पादन बढ़ाने के लिए किसानों का समर्थन करने के कदम उठाएगी और सस्ते दामों पर इन उत्पादों को उपलब्ध कराने के अपने उद्देश्य के तहत आयात को भी कारगर बनाएगी। कृषि जागरण हमेशा कृषि और किसानों के उत्थान के लिए अहम मुद्दों को उठाता रहता है ताकि देश का किसान जागरूक रहे। इसी कड़ी में किसानों को नवीनतम तकनीकों से अवगत कराने के लिए हाल ही में कृषि जागरण ने धानुका एग्रीटेक लिमिटेड के सहयोग से प्याज की फसल में खरपतवार प्रबंधन विषय पर एक वेबिनार का आयोजन किया। बता दें, इस वेबिनार में डॉक्टर संकेत जे मोरे, साइंटिस्ट वनस्पति विज्ञान, ICAR डायरेक्टरेट ऑन अनियन एंड गार्लिक रिसर्च पुणे महाराष्ट्र, डॉक्टर वी प्रताप सिंह प्रोफेसर एग्रोनॉमी गोविंद वल्लभ पंत यूनिवर्सिटी पटनागर उत्तराखंड और डॉक्टर SS पूनिया एक्स सीनियर एग्रोनॉमिस्ट चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार हरियाणा भी मौजूद रहे। भारतीय किसानों ने एक बार फिर साबित कर दिया कि हिंदुस्तान को कृषि प्रधान देश क्यों कहा जाता है। भारतीय किसानों के पिछले साल की तुलना में इस साल गेहूं की फसल के बुआई में 3% वृद्धि हुई है। कृषि मंत्रालय द्वारा जारी किए गए नवीनतम आंकड़ों के मुताबिक इस साल गेहूं की फसल 1 अक्टूबर से लगानी शुरू हुई थी। तब से अब तक कुल 28.65 मिलियन हेक्टेयर यानी 70.8 मिलियन एकड़ पर गेहूं की फसल बोई जा चुकी है। बताया गया कि बुआई का ये क्षेत्रफल पिछले साल की तुलना में 3% अधिक है। इसके साथ ही भारत में इस बार न केवल गेहूं का रकबा बढ़ा है बल्कि तिलहनी फसल की बुआई में भी वृद्धि हुई है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, जिसे पूसा संस्थान भी कहते हैं, ने अपने सहयोगी संस्थानों जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर, राजमाता विजया राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर तथा इक्रिसेट पतनचेरू हैदराबाद के साथ मिलकर सूखा सहिष्णु और अधिक उपज देने वाली चने की किस्म पूसा JG16 को विकसित किया है। ये किस्म मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र, छत्तीसगढ़, दक्षिणी राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात के मध्यवर्ती सूखा प्रभावित क्षेत्रों में चने की उत्पादकता को बढ़ाएगी। जहां फसल अनवस्था के समय सूखा एक बड़ी समस्या है और कभी कभी उपज भी 50 से 100% क्षति होती है। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी पूसा JG16 की अधिसूचना पर डॉक्टर AK सिंह निदेशक ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि ये किस्म देश के सूखा प्रभावित मध्यवर्ती क्षेत्र के किसानों के लिए जलवायु परिवर्तन की स्थिति से निपटने के लिए वरदान साबित होगी। उन्होंने इस उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए प्रजनों को और सभी भागीदारों को बधाई दी। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में चीन से 7 झड़प के बीच आखिरी राफेल विमान भारत पहुंच चुका है। 36वें राफेल विमान का वायुसेना स्टेशन हासीमारा पर वाटर कैनन सैल्यूट के साथ स्वागत किया गया। वायुसेना के अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि 36वें विमान को फ्रांस से लाया गया था और इसी के साथ IAF को 4.5 जनरेशन के लड़ाकू विमानों की पूरी डिलीवरी प्राप्त हो चुकी है। बता दें कि साल 2016 में फ्रांस और भारत के बीच 36 राफेल विमान का सौदा हुआ था। 60,000 करोड़ रुपए की इस डील में भारत को 36 राफेल विमान मिलने थे। इसमें से 35 पहले ही भारत आ चुके थे।
राफेल के पहले खेप 29 जुलाई 2020 को भारत पहुंची थी, जिन्हें हरियाणा के अंबाला और पश्चिम बंगाल के हाशीमारा एयरफोर्स स्टेशन में तैनात किया गया है। ये 36वां राफेल विमान विकासात्मक गतिविधियों में इस्तेमाल किया गया है। फ्रांस ने इसके स्पेयर पार्ट्स को चेंज करके इसे भारत को सौंप दिया है। महाराष्ट्र और तेलंगाना राज्य के बॉर्डर पर बना एक घर चर्चा में है। दरअसल ये घर दोनों ही राज्यों में पड़ता है। घर का आधा हिस्सा महाराष्ट्र में तो आधा तेलंगाना में है। दो राज्यों में बटे इस घर की रसोई तेलंगाना में है, वहीं बेडरूम और हॉल महाराष्ट्र में है। सुनने में ये बात लोगों को अजीब लग सकती है, पर ये हकीकत है। तेलंगाना और महाराष्ट्र के बॉर्डर पर मौजूद महाराजगुड़ा गांव के 10 कमरों वाले घर में पवार परिवार रहता है। पवार परिवार के घर के 4 कमरे तेलंगाना में हैं, वहीं 4 अन्य महाराष्ट्र राज्य में आते हैं। घर का रसोई वाला हिस्सा तेलंगाना में है, वहीं हॉल और बेडरूम वाला हिस्सा महाराष्ट्र में है। पवार परिवार में कुल मिलाकर 13 सदस्य हैं। 10 कमरों वाले घर में उत्तम पवार और चंदू पवार सालों से रह रहे हैं। अब बढ़ते हैं शेयर मार्केट की ओर। 16 दिसंबर को खत्म हुए हफ्ते में बाजार लगातार दूसरे हफ्ते गिरावट के साथ बंद हुआ। मिले जुले आंकड़ों, एफआईआई की बिकवाली और रुपए की कमजोरी ने बाजार पर अपना असर दिखाया। देश में थोक महंगाई आंकड़े 21 महीनों के निचले स्तरों पर पहुंच गए हैं। इसके अलावा इंग्लैंड और अमेरिका के महंगाई स्तर में भी गिरावट देखने को मिली है। वहीं दूसरी तरफ यूएस फेड सहित बैंक ऑफ इंग्लैंड और ईसीबी ने अपनी दरों में बढ़त कर दी है। इस हफ्ते सेंसेक्स 843.86 अंक या 1.35% की गिरावट के साथ 61,337.81 पर और निफ्टी 50,227.6 अंक यानी 1.23% की गिरावट के साथ 18,259 के स्तर पर बंद हुआ। कृषि जागरण ने गोवा में ग्लोबल एंड शुगर समिट में एग्री इंडिया स्टार्टअप असेंबली एंड अवार्ड्स 2022 का पुरस्कार जीता। कार्यक्रम के चीफ गेस्ट खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के संयुक्त निदेशक जितेंद्र जुयाल ने कृषि जागरण के एडिटर एंड चीफ एमसी डोमिनिक को पुरस्कार सौंपा। टेफ्ला के ग्लोबल इंडिया ने 16 दिसंबर को गोवा में पहले एग्री इंडिया स्टार्टअप असेंबली एंड अवार्ड्स AISAA के दौरान कृषि जागरण को कृषि उद्योग में लगातार योगदान के लिए सम्मानित किया। किसान फेयर 2022 भारत की सबसे बड़ी कृषि प्रदर्शनी किसान 14 से 18 दिसंबर 2022 तक पुणे के भोसरी के पास पुणे अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी और कन्वेंशन सेंटर मोशी में आयोजित की गई है। ये प्रदर्शनी पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण PMRDA द्वारा विकसित की गई है। आपको बता दें कि ये प्रदर्शनी 15 एकड़ में लगी है, जो 400 से अधिक कंपनियों की मेजबानी कर रही है। अनुमान है कि इन 5 दिनों में देश से 1.5 लाख से अधिक किसान इस कार्यक्रम में अब तक शामिल हो गए हैं और आगे भी होते रहेंगे। इसी क्रम में किसान मेले की प्रदर्शनी का आज चौथा दिन है, जिसमें भारी संख्या में किसान व कृषि स्टार्टअप शामिल हुए हैं। इस प्रदर्शनी का मुख्य लक्ष्य किसानों को नई कृषि अवधारणाओं और तकनीकों से परिचित कराना है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि किसान को कृषि मंत्रालय से समर्थन मिला है। इस किसान प्रदर्शनी में कृषि विभाग, महाराष्ट्र राज्य, प्रमुख कृषि संस्थान और संघ भी समर्थन और भाग ले रहे हैं। इसके अलावा कृषि जागरण की टीम भी पल पल की अपडेट देश के किसान भाइयों तक पहुंचाने के लिए इस प्रदर्शनी में पहुंची हुई है। उत्तर प्रदेश सहित देश के अन्य राज्यों में भी आलू के बिना खाने की थाली अधूरी रहती है। सबके लिए जरूरी इस आलू की रिकॉर्ड पैदावार इस साल भी उत्तर प्रदेश में होने जा रही है, जिसके चलते यूपी के आलू का स्वाद नेपाल और संयुक्त अरब अमीरात के लोगों को भी मिल सकेगा। यूपी के कृषि मंत्री सूर्य कुमार शाही फिलहाल आलू की बम्पर पैदावार होने की संभावना से ही अच्छे खासे खुश है। उनका कहना है कि यूपी के किसानों को लगातार दूसरे साल भी आलू के वाजिब दाम मिलेंगे। यूपी में उद्यान विभाग के निदेशक RK तोमर को 170 लाख मैट्रिक टन से भी अधिक आलू की पैदावार होने की उम्मीद है। अगर मौसम ने साथ दिया तो उनकी ये उम्मीद पूरी भी हो जाएगी और ऐसा होने पर यूपी के 6 लाख से ज्यादा आलू उत्पादक किसानों को भी आर्थिक लाभ होगा।
दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण की स्थिति बरकरार है। हालांकि हवा की गुणवत्ता यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स अब गंभीर श्रेणी में नहीं है। राष्ट्रीय राजधानी में औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI खराब कैटेगरी में बना हुआ है, जबकि शहर के कई इलाकों का AQI बेहतर है। केंद्रीय प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड CPCB के लेटेस्ट आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली की वायु गुणवत्ता औसत AQI 223 खराब रहा। मौसम विभाग के पूर्व अनुमान के मुताबिक दिल्ली के तापमान में गिरावट आने के साथ हवा की गुणवत्ता खराब कैटेगरी में रह सकती है। और आज FTB ऑर्गेनिक के क्विज कंपटीशन में आपके लिए सवाल है कि मूंगा रेशम भारत के किस राज्य से संबंधित है। और आपके ऑप्शंस है नंबर 1 अरुणाचल प्रदेश, नंबर 2 बिहार, नंबर 3 महाराष्ट्र और नंबर 4 असम। तो देरी किस बात की है, फटाफट से इसका जवाब कमेंट करके जरूर बताएं और जीते FTB ऑर्गेनिक के डिस्काउंट कूपन्स और ढेरों इनाम। साथ ही ऐसी अन्य जानकारी के लिए बने रहिए हमारे यानी कृषि जागरण के साथ। धन्यवाद।